नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। जो लोग न्यू हैं चैनल पर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। जैसे कि हम लोगों ने इस तरह के कुछ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये टॉपिक डिस्कस किए थे। ये लास्ट हमारा टॉपिक था हु वर रिवॉल्यूशनरीज, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। क्या कहता है क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कह रहा है 3 कारण बताओ, 3 फैक्टर्स बताओ जिसने नेशनलिज्म को जो है भड़काया, या यूं कहें कि राष्ट्रवाद की भावना जो है भारतवासियों में आई। उसके 3 फैक्टर्स बताओ। क्या वो 3 फैक्टर थे जिससे नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का जो है उदय हुआ। तो यहाँ से मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसीज वर अगेंस्ट द कंट्री एंड पीपल लाइक हैव। अच्छा, ये देखो, पीपल लाइक नहीं, ब्रिटिश पॉलिसीज वर अगेंस्ट द कंट्री एंड पीपल, यानी ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो देश के विरुद्ध थी और लोगों के विरुद्ध थी। कैसे विरुद्ध थी देश के और लोगों के? तो इन लोगों ने पीजेंट्स यानी फार्मर्स पर जो है हैवी टैक्स लगा रखा था। वर्कर्स जो मिल में या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे उनको बहुत कम सैलरी देते थे ये लोग, जो उनके काम के हिसाब से सैलरी कम था। वेजेस मतलब होता है सैलरी। फ्रिक्वेंट फेमाइंस, और इनके कार्यकाल में भुखमरी वजह से, जैसे यानी कि अकाल पड़ जाता था खाने पीने का जो है। तो फ्रिक्वेंट फेमाइंस जो है इनके टाइम पे बहुत हुआ करता था। ऐसा ये सिचुएशन दिखती थी इनके टाइम पे लगभग। तो सेकंड पॉइंट आपको कहता है कि बाय द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी यूनाइटेड एंड रियलाइज द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पांसिबल फॉर देयर सफरिंग्स। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक जो यूनिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने किया था, इससे क्या हुआ कि लोगों ने जो है इसका फायदा तो सोच रहे थे ब्रिटिशर्स की हमें होगा, लेकिन ये फायदा जो है लोगों ने उठा लिया। कैसे उठा लिया? तो इसका फायदा इसलिए उठाया कि भाई देखिए, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकली ये लोगों को यूनिफाई कर रहे थे, यूनिफाइड कर रहे थे, यानी यूनाइट कर रहे थे। कैसे यूनाइट कर रहे थे? भाई डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को इन्होंने बुलाया, अलग अलग रीजन से लोगों को बुलाया इंडस्ट्री में काम करने के लिए, है ना। अब अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कास्ट के लोग जो है आए और इंडस्ट्री में वर्क किया, तो साथ में ट्रांसपोर्टेशन में एक दूसरे के साथ बैठ कर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, थॉट्स का आदान प्रदान होगा, यानी एक दूसरे अपनी मन की बात सबको एक दूसरे से कहना चाहता है। तो उस समय भी लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करी और अपने मन की भड़ास एक दूसरे के प्रति निकाली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ निकाली। तो इससे ये पता चला कि भाई चलो हम सब लोग एक जैसे हैं, हमारा सबका लक्ष्य क्या है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है। तो ये एक जो है बढ़िया पॉइंट रहा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, ये एक अच्छा फैक्टर हुआ। क्या फैक्टर है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था। दूसरा, जो इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को जो स्प्रेड करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, नेशनलिज्म हमारे भारत में राइज हुआ इसकी हेल्प से भी। कैसे हुआ कि ये मॉडर्न एजुकेशन को तो प्रोवाइड करना चाहते थे हमारे इंडिया में, इसका एक्सपोजर ये लोग लेकर आए। बेसिकली ये लोग वेस्टर्न आइडियाज़ को लेकर आए मॉडर्न एजुकेशन में। वेस्टर्न आइडियाज़ जैसे कि फ्रीडम और इक्वलिटी जैसे टर्म्स को हमारे इंडियन पब्लिक से जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, तो ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे शब्द जब हमारे इंडियन कम्युनिटी को पता चला, हमारे इंडियन के भारतीय वासियों को पता चला, तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे, यानी फ्रांस में और जर्मनी जैसे देश में जब इक्वालिटी और फ्रीडम दिया जा रहा है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहाँ जब लोगों ने इक्वालिटी फ्रीडम की डिमांड की और उनको प्रोवाइड किया ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेसिकली इसका ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे जो फ्रीडम इक्वलिटी दी गई रिवॉल्यूशन के बाद, तो हमारे जो भारतवासी हैं इनको भी फ्रीडम इक्वलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। तो एजुकेटेड इंडियंस ने जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे इन्होंने क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को शुरू किया मॉडर्न एजुकेशन की हेल्प से। जब इनको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पता चला, देखो मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पता चला तो क्रिटिसाइज कैसे किया इन लोगों ने, ये भी जान लो। देखो भाई, इन्होंने क्रिटिसाइज कैसे किया, इन्होंने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने जो इंग्लिश जर्नल्स है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में जो जर्नल्स, न्यूज़पेपर और ये जो रेडियोज़ वगैरह चल रहे थे, तो उसको जब ये इंग्लिश लैंग्वेज जब ये जान जाएँगे तो उसको समझ भी सकते थे उसको ईज़िली। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें लोगों को, हमारे कई जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो इंग्लिश समझ गए, उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ गया। तो अब वो बाहर के देशों के भी थॉट्स को भी अच्छे से पढ़ पा रहे थे वाया कम्युनिकेशन। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, जो गवर्नमेंट था इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया, और इनके जो आइडियाज़ थे, तो इनके आइडियाज़ को क्या है, अपने अपने जो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इनके आइडियाज़ कुछ दबा रही थी, तो इसको ये लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई आप हमको सप्रेस क्यों कर रहे हो फ्रीडम एंड इक्वलिटी को लेकर, हमें भी ये चीज़ चाहिए। तो इस तरीके से जो है नेशनलिज्म हमारे इंडिया में राइज हुआ ब्रिटिशर्स से इन 3 फैक्टर्स को लेकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, देखो ये चीज़ आप समझ गए होगे, आई होप। एक बार मैं फिर सुना देता हूँ। ब्रिटिश की पॉलिसीज जैसे हैवी टैक्सेस, वर्कर्स को लो वेजेस देना, फ्रिक्वेंट फेमाइंस जैसी चीज़ें,
ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, इंडस्ट्रीज में लोगों को बुलाना एक साथ, तो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जब आपस में मिलते थे तो थॉट्स का वो लोग क्या करते थे, थॉट्स शेयर होता था उनमें, है ना, आदान प्रदान करते थे थॉट्स का। तो उससे क्या हुआ, लोगों को यूनाइट होने का मौका मिला, एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिला, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के। तो उससे भी क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या है, नेशनलिज्म राइज हुआ, देशभक्ति जागी। थर्ड, मॉडर्न एजुकेशन के से उनको इंग्लिश के बारे में जानकारी हुई, और इंग्लिश के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने देश विदेशी भी चीज़ें उनको पता चलने लगी कि क्या कैसे हो रहा है, और इन जो अंग्रेज थे इनकी ही बातें इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आने लगी। देखिए, जब कम्युनिकेशन तभी होता है जब आपका क्या हो, जो मैसेज है जो कन्वे हो रहा है वो पूरा मीनिंगफुल कन्वे हो, यानी अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो वो अच्छी तरह से उसको समझ गया, तब कहते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ है। अगर वो नहीं समझ पाया तो फिर कम्युनिकेशन नहीं कहलाता वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ब्रिटिश इन द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने जस्ट अभी पीछे समझाया, सेम वही चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का भारत में इसका क्या रोल रहा। तो देखो, इंडिया पहली टाइम यूनिफाइड हुआ था ब्रिटिश के दौर पे। अगर रियल सेंस में बात करें तो ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडियंस को यूनाइट करने का काम किया था, यूनिफाई करने का काम किया था। तो ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जो है पूरे कंट्री में लागू किया। इससे हुआ क्या कि जो लोग थे हमारी कंट्री के, जो यूनाइट हुए काम करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अच्छा, जब ये वर्क कर रहे थे तो चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे कम्युनिटी का हो, चाहे रीजनल हो, ये सभी जो फीलिंग्स थी ये थोड़ा सा, ये जो कम्युनिटी कास्ट को रीजनल जो फीलिंग हुआ करती थी लोगों के अंदर, ये थोड़ा सा वीकेन हुई, थोड़ा सा क्या हुई, कमजोर हुई। क्यों कमजोर पड़ी, कि सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, अल्टीमेट पैसा है अपना पेट भरना। ठीक, जब पेट भरेगा, पैसा मिलेगा, तब जाके आपको जाति, कम्युनिटी और क्या कहते हैं, देश प्रेम, ये सब आपको बाद सेकंड ऑप्शन होता है, तब ये सब सूझता है आपको। अब आपका पेट ही नहीं भरा है, आप खाने पीने के लाले हैं, और आपसे कोई कहे कि देश देश प्रेमी, आपसे कोई कहे कि चलिए बॉर्डर पर खड़े हो जाइए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। कुछ भी काम हो, यानी कि अगर आप पूजा भी करना चाहते हो, अगर आपका पेट भरा नहीं है, भूखे हो आप, तो मन भी नहीं लगेगा आपका पूजा करने में, है ना। या कुछ भी काम हो, पढ़ ही रहे हो आप, तो उसमें मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या हुआ कि जब इनको यूनाइट किया ब्रिटिशर्स ने और मॉडर्न इंडस्ट्रीज में इनको काम दिया, तो सब लोग आके अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे थे, वहाँ से पैसा मिल रहा था। और जब पैसा मिल रहा था वहाँ से, तो इनको ये पता चला कि देखो भाई, अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा पैसा ही है, और इसी से हमको खाना पीना मिल रहा है। और एक एक मौका मिल गया लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बैठने का। और यहाँ से क्या हुआ, लोगों के अंदर कम्युनिटी, रीजनल और कास्ट जैसी चीज़ें जो है दिमाग से निकल गई। इन्होंने कहा कि अगर इस तरह ब्रिटिश हमारे अगर ऊपर रूल कर रहे हैं, अगर ये रूल ना करते होते तो आज हमको इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता। जो आज हम लोग 100 रुपये की जगह 10 रुपये मिल रहा है हमको, ये हमको 100 रुपये मिल रहा होता। तो ये चीज़ को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और रीजनल और ये जातिवाद वगैरह चीज़ें थोड़ा साइड में रख दी इन लोगों ने। तो इससे क्या हुआ कि फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी, यानी कि एक, हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं, इसकी जो है फीलिंग राइज हुई यहाँ पर, इनका हृदय में उदय हुआ इस चीज़ का। और टुगेदरनेस, भाईचारा, यानी डेवलप हुआ लोगों के, जनता के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है। तो इसको जो है सर एल्बर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर एल्बर्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड रिपन, क्रिएटेड अप्रोर इन द 1833। तो सर एल्बर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जिसने 1833 में एक बहुत अच्छा यानी कि इग्नाइट करने का काम किया इसने, नेशनलिज्म को और लोगों को भी। कैसे इग्नाइट किया इसने, कि इसने इसमें ये प्रोविजन था एल्बर्ट बिल में, कि इट हैड अ प्रोविजन व्हिच गिव इंडियन जजेस द पावर टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग द यूरोपियंस। इससे क्या कहा, इसमें ये प्रावधान था कि जो इंडियन जजेस हैं, यानी जो भारतीय जज हैं, भारतीय न्यायाधीश हैं, इनको ये पावर दिया गया था कि आप भी यूरोपियंस के साथ बैठ के केसेस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बट इससे क्या था कि यूरोपियंस ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो है जस्टिस में आए, ये जस्टिस प्रोवाइड करें। तो पूरी जो यूरोपियन कम्युनिटी थी, इसने अपना आक्रोश दिखाया इस बिल के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस बिल को वापस लो। ठीक, यही था पूरा एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बहुत शॉर्ट में आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बताया है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, दोनों एक एक, दो दो लाइन के हैं, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट मेथड डिड द रिवोल्यूशनरीज अडॉप्ट टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, व्हाट वाज द ब्रिटिश रिस्पॉन्स। इसमें पूछा गया है कि क्या मेथड रिवोल्यूशनरीज ने अपनाया था भारत को ब्रिटिश से लिबरेट करने के लिए, लिबरेशन को उनसे छुड़ाने के लिए, ठीक है, और ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था उस पर। तो यंग मैन जो थे, यानी जो नौजवान थे उस टाइम पे, जो यंग रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चाहते थे, इनका कहना यह था कि आप जो है फोर्स का यूज, ऑफ फोर्स करिए, फोर्स का यूज करो और बल का प्रयोग करो, और ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से बाहर निकालो। ठीक, इनके साथ जो है प्रेम से बात करने लायक बिल्कुल नहीं है, इनका मानना यह था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, रिवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, वहां पर लोगों को इन्होंने ट्रेन किया,
उनको फायर आर्म्स चलाना सिखाया, एक्सप्लोसिव का यूज़ सिखाया। गदर पार्टी बनाई गई जो कि एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था, और इन लोगों ने, गदर पार्टी ने अपने जर्नल्स को पब्लिश किया जिसमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाते थे। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि ये जो रिवॉल्यूशनरी हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर ये काम अगर आगे चलता रहा ऐसे ही, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने वो साम दाम दंड भेद, यानी कि सभी जितने भी मीन्स थे, उन सभी मीन्स को इन्होंने अपनाया और रिवॉल्यूशनरीज़ को दबाने का प्रयास किया। जैसे कैसे-कैसे प्रयास किया, जैसे इन्होंने फांसी पर लटकाना और आजीवन कारावास, इस तरह के जो प्रोसीजर्स थे, ये लोगों को देने लगे। रॉलेट एक्ट जैसे जो है कानून ये लोग इनैक्ट करने लगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल ऑफ प्रेस इन अराउजिंग द नेशनल कॉन्शियसनेस एंड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। यानी कि प्रेस का क्या रोल रहा नेशनल कॉन्शियसनेस को, राष्ट्र जागरूकता को अराउज करने के लिए, इसको जगाने के लिए, यानी कि नेशनलिज्म को जगाने के लिए प्रेस का क्या रोल रहा, और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्या है। तो रोल ऑफ प्रेस पहले हम देखेंगे, क्या इसका रोल रहा हमारे नेशनलिज्म की भावना को अराउज करने के लिए, जगाने के लिए। तो देखिए, न्यूज़पेपर्स ने क्या किया, हाईलाइट किया एंटी इंडियन जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स बनाते थे उसको हाईलाइट करने का काम इसने किया, और लोगों से ये पूछते थे, लोगों को कहते थे कि आप लोग यूनाइट होइए और एक कॉमन कॉज के लिए आप सभी लोग वर्क करिए। अगर आप अलग अलग भागोगे तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सुब्रमण्य भारती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये नेशनलिस्ट लिटरेचर जो है ये पब्लिश किया करते थे, फिक्शन के फॉर्म में कहानी, ऐसे निबंध और पैट्रियोटिक पोएट्री बनाया करते थे, जिससे जो मासेस थे, जो पब्लिक थी हमारी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ करता था। अब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में देखें तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट में क्या हुआ था कि स्वदेशी मतलब होता है कि अपने ही कंट्री का, अपने खुद की कंट्री का बना हुआ सामान, ठीक है। तो इसका एम ये था कि जो भारत में जो सामान बन रहा है उसको पॉपुलराइज करो, और जो इंडस्ट्रीज हैं बाहर की, उनको उनका सामान यूज करना बंद करो। जब आप ऐसा करोगे तो हमारी जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो समृद्ध होगी, वो प्रॉस्पर होगी। वो क्या होगी, वो प्रॉस्पर होगी, और जब प्रॉस्पर होगी तो हमारा इंडिया क्या होगा, वेल्दी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हम लोगों के पास क्या होगा, ये डिपेंडेंसी जो है ब्रिटिशर्स पर वो हमारी कम हो जाएगी या एकदम से नील हो जाएगी। तो लोगों ने क्या किया कि बॉयकॉट करना शुरू किया, जो इंडियन ब्रिटिशर्स जो गुड्स थे उनका बॉयकॉट करना शुरू किया। उनको रिफ्यूज़ किया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, जो ब्रिटेन का गुड है, जो क्लोथ्स हैं या एनी भी कोई भी जो है आपका गुड हो। तो कुछ प्लेसेस पर तो बॉनफायर्स बना दिए गए, जो फॉरेन गुड्स थे, ब्रिटेन के गुड्स थे, उनका बॉनफायर बनाकर उनको जलाया गया, है ना, फॉरेन क्लोथ्स को। इसमें जो है वॉशरमैन यानी कि जो धोबी थे, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया सर्विस देने से अपनी मॉडर्न गुड्स के लिए, मॉडर्न यानी कि फॉरेन जो क्लोथ्स थे उनको उनको धोने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। तो जो इस तरह के कपड़े पहनता था उस टाइम पे उसको जो है क्रिटिसाइज़ भी करते थे लोग, और स्टूडेंट्स और जो वुमेन थे, इन लोगों ने जो फॉरेन गुड्स जो सामान दुकानें जो बेचा करती थीं, जो शॉप्स, तो उसको ये लोग उसको घेर लेते थे उसपे, ठीक है? और उसको बंद करा कर मानते थे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में आपको क्या लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये हेड ऑफ आज़ाद हिंद फौज थे, 1943 की बात है ये। इन्होंने डिक्लेयर किया था एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के तौर पर काम करेगी, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, और जो कि सिंगापुर में इन्होंने किया था। इन्होंने जो है अंडमान पर भारत का झंडा भी फहराया था। अब बोस ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो जय हिंद का। आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जो इसके रिवॉल्यूशनरी थे, यानी कि जो इनकी आर्मी थी, ये नॉर्थ ईस्ट रूट से इंडिया में एंटर हुए थे, जिसमें कि जापान ने इनकी मदद मदद किया था, और एंटी ब्रिटिश जो रिवॉल्ट था वो जापान ने जो है हेल्प की थी इंडिया की, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो बोस की जो आर्मी थी आज़ाद हिंद फौज, उसकी हेल्प की थी इसने। चलिए, अब आगे आप समझ गए होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन दिया है। कैसे दिया? पहली बात तो आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने फॉर्मेशन किया, ठीक है। इन्होंने फॉर्मेशन क्या किया था आज़ाद हिंद फौज का, मतलब किया तो इन्हीं के फैमिली मेंबर ने ही था, लेकिन ये उसको आगे फिर ये हेड बने उसके, इन्होंने मतलब आगे जो मेन काम था वो इन्हीं ने किया, इग्नाइट करने का काम। तो 1943 की बात थी कि इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है फॉर्मेशन किया सिंगापुर में इंडिपेंडेंट इंडिया के तौर पर, और अंडमान में जो है फ्लैग भी होस्ट किया था। इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो जय हिंद का। आज़ाद हिंद फौज ने आज़ाद जो हिंद फौज थी आप, यानी जो आर्मी थी, इनके नेतृत्व में इंडिया एंटर की नॉर्थ ईस्ट रूट से, और नेताजी ने जापान की मदद लेकर एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। ये इनका पूरा रोल रहा।
अब शॉर्ट नोट की बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की और प्रो चेंजर्स की और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की। ठीक है, तो ये तीन भी इम्पोर्टेंट है हमारे। इसके बाद चलिए खिलाफत मूवमेंट की बात करें, 1920 की बात है ये। इसको अली बर्दरस ने ऑर्गेनाइज किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली थे इसके मेन खिलाफत मूवमेंट के जो मेन पर्सनालिटी थे। इन्होंने जो है ये मूवमेंट क्यों चलाया था? इन्होंने ये मूवमेंट इसलिए चलाया था कि टर्की पे क्या हो रहा था, टर्की के साथ इनजस्टिस हो रहा था। कैसे इनजस्टिस हो रहा था? जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम्स को बेटर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, बेटर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे टर्की को, ना ही मुस्लिम्स को। तो जो कांग्रेस लीडर्स थे तो ये जो मुस्लिम्स थे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, और कांग्रेस ने ये देखा कि जो मुस्लिम है वो भी इस टाइम ब्रिटिश के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो कांग्रेस लीडर्स ने क्या किया, इस मौका का फायदा उठाया। उन्हें मिला चांस, उन्हें चांस मिला कि भाई हम मुस्लिम्स को भी अपने मूवमेंट के अंदर इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमारा मास है वो थोड़ा सा और ब्रॉडर हो जाएगा। हमारी जो रिवोल्यूशनरी की जो एक संगठन जो हमारा है वो थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा, लोग हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, तो और ज़्यादा हमारा पावर बढ़ेगा और ज़्यादा हमारा थोड़ा-सा भौकाल जमेगा। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है खिलाफत मूवमेंट नेशनल मूवमेंट बन गया। हालाँकि ये नेशनल मूवमेंट था नहीं, लेकिन इसको कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट बना दिया। प्रो चेंजर्स कौन थे उस टाइम पे हमारे? तो प्रो चेंजर्स उस समय हमारे सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे और विट्ठल भाई पटेल थे, जिनको प्रो चेंजर्स के नाम से जाना जाता है। इनका कहना ये था कि कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए और गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, हम इलेक्शंस में पार्ट लेंगे और हम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे, और हम ब्रिटिशर्स के और हम लेजिस्लेचर्स में घुसकर, यानी कि हम जो है ब्रिटिश लेजिस्लेशन में घुसने के बाद हम ब्रिटिश को लेजिस्लेशन में बैठकर ब्रिटिश को अंदर ही अंदर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा। तो ये थे प्रो चेंजर्स, इनका दिमाग इस तरह का था। ये चाहते थे कि हम फ्रंट से ना लड़ें, हम इन्हीं के घर में घुसकर इन्हीं के घर को डुबा दें। ठीक, यानी कि उन्हीं की थाली में खाएँगे, उन्हीं की थाली में छेद कर देंगे। इस तरीके का इनका कहना था। घर वो का बनी है कहावत की, घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला सिस्टम प्रो चेंजर्स का करना चाहते थे। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की बात करें तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन क्या है? ये एनुअल सेशन ऑफ जो कांग्रेस का था, लाहौर सेशन, जो कि 1929 में। तो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज। यानी इसका मतलब होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट इट्स अल्टीमेट गोल। यानी अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम ब्रिटिशर्स को भारत में नहीं देखना चाहते। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, और इन्होंने ये कहा कांग्रेस ने कि अगर ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते हैं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें, पहले इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। ठीक, इन्होंने कहा कि आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मत दो, आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक, फिर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। तो जो कांग्रेसमैन थे और जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, लेजिस्लेचर से रिजाइन कर देंगे। क्या करेंगे, लेजिस्लेचर से रिजाइन कर देंगे। और जो नेशनलिस्ट और कांग्रेसमैन थे, ये सब तैयार थे कि हम लेजिस्लेचर से सभी लोग रिजाइन कर देंगे। और अगर ये रिजाइन करते तो क्या होता, तो ब्रिटिशर्स अकेले कुछ नहीं कर पाते और फिर लास्ट में इनको भी यहाँ से भागना पड़ता। नेक्स्ट हमारा है कैबिनेट मिशन प्लान। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, इजी है। देखो, कैबिनेट मिशन प्लान एक प्रपोजल था इंडियाज इंडिपेंडेंस के लिए। और ये इसमें ये कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाओगे, यानी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, इंडिया को कहा गया 1946 में। और ये प्लान जो है ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे, इन सब लोगों ने बैठकर ये प्लान बनाया था कि हम कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग इंडिया को प्रपोजल देंगे कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है, और ब्रिटिश जो डेलीगेशंस थे इनको भेजा गया था इंडिया में नेगोशिएट करने के लिए कि भाई जो पावर है अब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं इंडियन लीडरशिप को। और ये फिर भी, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कुछ पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे। ठीक, तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। बेसिकली क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो है प्रपोजल इसमें दिया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया को। इंडिया के दो पार्ट कैसे हुए, यानी कि भारत के दो टुकड़े कैसे हुए, पाकिस्तान और इंडिया कैसे बना? तो देखिए 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस ग्रांट किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो उसी टाइम पे जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। उसी टाइम पे क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा जो है उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ये डिवाइड एंड रूल वाला फंडा यहाँ पर अपनाए हुए बैठे थे कि भाई अब तो हम छोड़ के जा रहे हैं लेकिन भारत का बंटवारा जरूर करके जाएंगे। कैसे? इन्होंने रिलीजियस डिफरेंसेस जो है पैदा कर दिए हमारे इंडियन पब्लिक के बीच में, यानी कि मुस्लिमों के और हिंदुओं के बीच में इन्होंने अंतर डालना शुरू कर दिया। तो जो हिंदू मेजोरिटी लोग थे वहाँ ये कहते थे कि भाई आप हिंदू मेजोरिटी, आप हिंदू लोग ज़्यादा, तो आप मुस्लिम्स यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं, ये आपके धर्म के विरुद्ध चलते हैं। और मतलब फूट डालने लगे ये मुस्लिमों के। तो हिंदू मेजोरिटी में हिंदू जैसे बात करते थे, जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी हुआ करती थी, और जस्ट इसका उल्टा जो है
मुस्लिमों के साथ क्या करते थे। और ये कहते थे कि जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो मुस्लिम मेजोरिटी जिस जगह पर ज़्यादा रहती है वो पाकिस्तान बनेगा, ऐसा इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने। तो ये जो डिसीजन था इस पर जो है काफ़ी पब्लिक भी, मुस्लिम्स जो थे वो फेवर्ड में थे और हिंदू भी फेवर्ड में थे इस चीज़ के। तो उस समय कोई ज़्यादा चारा बचा नहीं था हमारे नेताओं के पास, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपस में ही जो है मुस्लिम और हिंदू लड़ के एक दूसरे को नुकसान पहुंचा लेते, काफ़ी क्षति होती। तो उस समय मजबूर हो गए थे सभी लीडर्स हमारे कि अब बंटवारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी चाल ही चल दी है। तो माउंट बेटन के लीडरशिप में जो है फिर क्या हुआ कि हमारे भारत के दो बंटवारे हुए। जहाँ पर हिंदू जनता ज़्यादा थी उसको इंडिया, और जहाँ पर मुस्लिम की जनता ज़्यादा थी उसको पाकिस्तान बनाया गया। तो ये सब लॉर्ड माउंटबेटन की नेतृत्व में हुआ, उसने ये सारा खेल रचा था, जो कि आखिरी वाइसरॉय था हमारे इंडिया का, भारत का, ब्रिटिशर्स के अधिकारी के तौर पर। और इसने क्या किया कि जब पाकिस्तान बनाया गया तो हमारे भारत से कई लोग उधर गए, और पाकिस्तान से कई सारे भारतीय यानी जो हिंदू थे वो इधर आए, इंडिया में आए। ठीक है। और इस चीज़ में काफ़ी जो है वायलेंस हुआ, काफ़ी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसमें मारकाट हुई थी इस दौरान। तो काफ़ी भयावह जो है दृश्य है उस टाइम का, अगर आप देखें तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे आपने नोट कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट है और सारे पूरी सॉर्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अगर आप नहीं बताओगे तो क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं हो जाता है ना। आधा अधूरी बात बताओगे तो कुछ मतलब नहीं रहता क्वेश्चन का, है ना। तो आपको पूरी बात तो एटलीस्ट बतानी पड़ेगी। इससे छोटे आंसर्स और इससे छोटे कि क्या ही आप लिखोगे, है ना। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप चीज़ें समझ गए हो जो मैंने आपको बताया तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है। तो आई होप सभी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।